हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम रॉचेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इस थ्योरम का प्रूफ एज वेल एज एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट है इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल कर्व सी एंड इफ़ the mode of gz is less than the mode of fz for all z belongs to C, then fz and fz plus gz have the same number of zeros in C. So according to the theorem, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस कैसे हैं? एनालिटिक हैं। एनालिटिक मीन्स डिफाइंड है कर्व के ऊपर भी और कर्व के अंदर भी, ठीक है। सो इस तरीके से सपोज करो ये आपके पास कोई कर्व है और जो ये दोनों फंक्शंस हैं एफ जेड एंड जी जेड, ये दोनों एनालिटिक हैं इस कर्व के ऊपर भी और इस कर्व के इनसाइड भी, ठीक है। डिफाइंड फंक्शंस है एनालिटिक मीन्स। और अगर इफ़ हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो ये एफ जेड होगा, मोड ऑफ एफ जेड होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस z की हर एक वैल्यू के लिए, देन एफ जेड और एफ जेड प्लस जो हम जी जेड करेंगे, इन दोनों के पास सेम नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। तो ये था इसका स्टेटमेंट। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरो फॉर एच जेड। यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन हमें गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें होंगे। और यहाँ पर हमें रीजन भी दिया हुआ है, मतलब जो मोड ऑफ जेड है वो है 2। इसका मतलब कि जो हमें इसी रीजन के अंदर, इसी एरिया के अंदर नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एच जेड को हम स्प्लिट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से बोलो सम करके लिख सकते हैं एफ जेड प्लस जी जेड की फॉर्म में। यहाँ पर जो एफ जेड है वो हमें इस तरीके से लेना है कि वो जो फंक्शन हो वो बड़ा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। जैसे z टू द पावर 7 है तो इसको हम निकालेंगे z टू द पावर 7। z की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मोड ऑफ z की वैल्यू गिवन है 2। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इट विल बी 2 टू द पावर 7, दैट इज़ 128। इन अ सेम वे 2z³ की वैल्यू निकालेंगे, -2z³ है जब इसका मोड जो है हम बाहर कर सकते हैं, इस 2 को पॉजिटिव ही रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी 2 टू द पावर 4 एंड देन इसी वे से हम 7 का भी निकालेंगे तो 7 का मोड 7 ही रहेगा। अब आपको इन तीनों में से सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको चूज़ करना है और वही आपका एफ जेड हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हो z टू द पावर 7 जो है वो आपका एफ जेड हो जाएगा। रेस्ट जो आपके पास बचेगा उसको आप जी जेड ले सकते हो और इन दोनों का जो सम होगा वो फिर से आपको एच जेड मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो थ्योरम में चाहिए वो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो जी जेड की वैल्यू एंड एफ जेड की वैल्यू हमने लिख ली। ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं एनालिटिक हैं, अपने जो हमें रीजन गिवन है उसमें वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। इनका जो मोड है वो आप देख सकते हैं, एक का 128 आ रहा है और एक का 23 आ रहा है। तो ऑफकोर्स जो आपका जी जेड है वो लेस है 128 से। 2 टू द पावर 7 इसको ऐड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम अगर स्टेटमेंट में फिर से आ जाओ, ये जो होगा एफ जेड की का जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा और इन दोनों का किस सम का जो ज़ीरोज़ होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो एफ जेड का अगर हम एक का भी निकाल लेते हैं तो हमें दूसरे का पता चल जाएगा। एफ जेड की वैल्यू थी z टू द पावर 7, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पर एफ जेड प्लस जी जेड को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, सम करके लिखोगे तो वो टोटल आ जाएगा। Then this has the same number of zeros according to the theorem inside the disk by Roche's theorem. Conclusion क्या निकलेगा, एफ जेड जो है वो z टू द पावर 7 है और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने जीरोज होंगे उसके 7, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 7 है। z टू द पावर 7 को आप इस तरीके से इक्वेट कर सकते हो 0 से, तो ये आ जाएगा z टू द पावर, z की वैल्यू आ जाएगी 7 और इसका जो ऑर्डर होगा वो 7 आ जाएगा। आई होप ये जो एग्जाम्पल है वो क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि जो एफ जेड हम जो बड़ा फंक्शन मान के चल रहे हैं, वही ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरोज़ हमें उस फंक्शन के मिलते हैं और वही सेम ज़ीरो हमें उस पूरे फंक्शन के मिल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेकेंड है z टू द पावर 4 -2z³ प्लस 9z² प्लस z -1। जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में किया था, सबके मोड की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। रीजन यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है, मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। तो जब आप निकालोगे z टू द पावर 4 16, 2z³ 16, 9z² 36, z2 -1
1, क्योंकि मोड होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। अब fz कैसे निकालेंगे, जो सबसे इनमें से सबसे बड़ा होगा दैट इज़ 36। इसका मतलब जो fz है वो होगा 9z²। 9z² आपका fz हो गया, बाकी जो भी बचेगा उसको आप gz ले सकते हो। तो यहाँ पर fz की वैल्यू 36 और gz निकालोगे टोटल तो आपको मिल जाएगा 35। सम करके आप निकाल सकते हो और आप देख सकते हो कि ये इससे छोटा है। तो यहाँ पर fz एंड gz आर इंटायर फंक्शंस। इंटायर फंक्शंस का मतलब होता है कि जो फंक्शंस आपके डिफाइंड हों कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। और यहाँ पर fz एंड gz जो हैं एक तरीके से आपके पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स जो हैं वो एंटायर फंक्शंस होते हैं क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं fz की कितने ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर 2 ऑर्डर है, मतलब 2 ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। तो fz के अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो fz प्लस gz के भी 2 ज़ीरोज़ होंगे। लास्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। z⁻7 - 5z³ + 12 = 0। और यहाँ पर जो ये रीजन है वो इन दोनों सर्कल्स के बीच में लाई कर रहा है। मोड ऑफ z = 1 एंड मोड ऑफ z = 2। ये थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, देखते हैं किस तरीके से होगा। कंसिडर द सर्कल C1, जो कि इसका जो रीजन है वो आप पहला वाला ले लो, मोड ऑफ z = 1। और इन सब का मोड जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने किया था वही सेम करेंगे। z⁻7 - 5z³ 12, और इनका आप मोड निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे जो ये 12 है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमें रीजन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका gz होगा वो होगा z⁻7 - 5z³। बाकी के दोनों बाकी के ये दोनों जो बड़ा है उसको आपको नहीं लेना है gz। आपका जो बड़ा होता है वो आपका fz होता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप gz की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी 6 और आपको जो fz मिल रहा था वो मिल रहा था 12। fz एंड gz आपकी ये जो फंक्शंस हैं वो एनालिटिक हैं और आपने जो फंक्शन f चूज़ किया है वो g से बड़ा है। सो यू कैन अप्लाई द रॉचेस थ्योरम दैट this fz plus gz has the same number of zeros inside C1 but fz has no zero inside C1। fz की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इन दोनों की जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब fz के पास ही कोई ज़ीरो नहीं है तो fz प्लस gz के पास भी कोई ज़ीरो नहीं होगा। सेकेंड जो पार्ट है उसके लिए हमने क्या किया है कि कोई और सर्कल C2 कंसिडर किया है और उसका जो रीजन है मोड ऑफ z = 2 है। सेम हमें वही काम करना है। अब आपको z की वैल्यू 1 ना पुट करके z की वैल्यू 2 पुट करनी है। जब आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर अब आपको fz का फंक्शन जो मिल रहा है वो है z⁻7 जो कि है 128। बाकी जो आपके पास फंक्शन बच जाएंगे उसको हम gz ले लेंगे। आपको सेम उसी तरीके से निकालना है इनका सम करके। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 52 विच इज़ लेस देन fz की 128 थी। दोनों ही फंक्शंस आपके जो कर्व है कर्व रीजन है उसमें एनालिटिक हैं। तो आप जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन आपने f जो है इस तरीके से चूज़ किया है कि वो ग्रेटर है g से। तो यहाँ पर जब आप थ्योरम को अप्लाई करोगे तो fz प्लस gz हैज़ द सेम नंबर ऑफ जीरोज़ इनसाइड C2 एज fz के जो ज़ीरोज़ हैं आपको साफ पता लग रहा है ऑर्डर 7 है, 7 ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। तो जो fz प्लस gz है उसमें भी आपको 7 ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो रीजन हमने बनाए हैं, दस वी हैव शोन दैट गिवन इक्वेशन हैज़ नो रूट्स इनसाइड z = मोड ऑफ z = 1। अब आपको जो क्वेश्चन था वो ये था कि इफ़ ये आपका मान लो C2 है और ये जो सर्कल है वो C1 है, तो हमें इसके अंदर नहीं, ये जो बीच का रीजन है इसमें हमें आपको बताने थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपने देखा जब हम मोड ऑफ z = 1 पुट कर रहे थे तो यहाँ पर आपको कोई भी इस वाले रीजन में आपको कोई भी रूट्स नहीं मिले थे। तो अब जो आपको रूट्स मिले हैं वो सिर्फ इसी रीजन में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट्स थे हमें मिले हैं वो है 7 रूट्स इनसाइड मोड ऑफ z = 2। From this we can conclude that the required result using the Rorschach theorem। So अब लास्ट में हम इस थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So the statement is if fz and gz are analytic inside and on the simple curve C, and if the mode of fz is greater than this gz for all z belongs to the curve C, closed curve C belongs to this curve, then fz and fz plus gz has the same number of zeros in C। So proof जो स्टेटमेंट हमने लास्ट में पढ़ी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले वही सेम है।
प्रूफ पे अब आ जाते हैं। एफ जेड प्लस जी जेड लेकर चलेंगे हम, तो यहाँ पर अगर मैं एफ जेड को कॉमन ले लेती हूँ, सो इट विल बी एफ जेड, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा एफ जेड। ठीक है, इसमें एफ जेड नहीं है तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके जो ऊपर वाला एफ जेड है उसको कॉमन ले सकते हो, तो आपको सिर्फ नीचे एफ जेड मिल जाएगा। उसके बाद इस पूरे फंक्शन को हमने फाइव जेड लेट कर लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, जहाँ पर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि जो फाइव जेड है उसकी ये वैल्यू हमने ली है 1 प्लस जी जेड बाई एफ जेड। यहाँ पे एफ जेड जो है वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हियर एफ जेड एंड जी जेड बोथ आर एनालिटिक, एफ जेड एंड जी जेड दोनों आपके एनालिटिक फंक्शन हैं। एफ जेड जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो ये जो फंक्शन बना है फाइव जेड वो इन दोनों फंक्शंस को मिलकर बना है, मीन्स दोनों एनालिटिक फंक्शंस को मिलकर बना है, तो जो फाइव जेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश जेड, यहाँ पर आ जाएगा जी जेड डैश, और यहाँ पर आ जाएगा, एक बार इसमें यू वी हम लगाएंगे, तो एक बार इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो ये हो गया एफ डैश जेड, फाइव जेड एज इट इज प्लस एफ जेड और फाइव डैश जेड, एक बार फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया एफ जेड प्लस जी जेड से, दोनों इक्वेशंस यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो एफ जेड प्लस जी जेड है, आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जेड इंटू फाइव जेड, तो ये यहाँ पर आ गया। जब आप डिनोमिनेटर्स जो है इनको अलग अलग करके लिखोगे तो फर्स्ट केस में देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश जेड बाई एफ जेड बच गया। जब आप दूसरा वाला लिखेंगे तो उसमें एफ जेड जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फाइव डैश जेड बाई फाइव जेड। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। अभी जो लास्ट इक्वेशन हमें मिली थी उसमें हमने 1/2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई किया है और उसका इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू जेड। आप देखेंगे जो फर्स्ट था वही सेम है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है और 1/2 पाई आयोटा जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, और इस तरीके से दोनों साइड हम लिख सकते हैं। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, सेम एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं। दिस इज फाइव डैश जेड बाय फाइव जेड डी जेड। ओके, सो बाय हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट था वहाँ पे हमें गिवन था एफ जेड का जो फंक्शन है वो हमें जी जेड के फंक्शन से बड़ा लेना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एफ डैश जेड आ जाएगा और यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मतलब दिस होल वैल्यू इज़ लेस देन 1 ऑन सी। और ये जो फंक्शन है जी जेड बाई एफ जेड उसको हम लिख सकते हैं फाइव जेड माइनस 1, क्योंकि फाइव जेड को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था 1 प्लस जी जेड बाई एफ जेड, ये आया था तो हमने इसकी वैल्यू को पूरा सब्स्टिट्यूट करके ये लिख दिया था। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी फाइव जेड माइनस 1, सो दिस होल इज लेस देन 1 ऑन सी। जो मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम थी जिसका प्रूफ और रिजल्ट वगैरह मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एज दिस is less than 1 for every point inside C and this value phi z is not equals to 0, तो ये जो होल इंटीग्रल है वो आपका जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मोड है जी जेड माइनस 1 ये जो है लेस देन 1 है, लेस देन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं हो सकती, और अगर 1 नहीं हो सकती तो 1 से लेस देन 0 हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि ये मोड है। ठीक है, तो या तो सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो ये आंसर होगा, जो उसका आंसर होगा वो 0 हो सकता है। सो फाइव, ये जो अगर वैल्यू 0 हो सकती है, दिस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो आपको फाइव जेड की वैल्यू मिलेगी फिर वो मिलेगी 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अगर दिस पोर्शन इज़ 1 और उसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, 1 का डिफ्रेंशिएशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, दैट विल बी 0 बिकॉज 1 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन का आप करोगे 0, तो ये जो होल जो इसकी वैल्यू मिल जाएगी वो जाएगी 0। ये जो वैल्यू है वो आप फिर इस अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। अब हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल यूज़ करना है। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है, सपोज करो एफ जेड आपका एक फंक्शन है जो एनालिटिक है ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, बट यहाँ पर एक पोल है z इज इक्वल्स टू एल्फा जिसका ऑर्डर p है, बट इस पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एंड सपोज करते हैं जैसे कि इसमें 1 पोल है, 1 0 भी है, और जो 0 का ऑर्डर है वो है n और 0 क्या है, z इज इक्वल्स टू बीटा, तो उसका जो रिजल्ट होता है हमारे पास 1/2
पाई आयोटा दिस होल इंटीग्रल एफ डैश जेड बाई एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू एन माइनस पी। तो ये रिजल्ट हम लेते हैं एन माइनस पी, मतलब जितने भी आपके पास नंबर ऑफ जीरोज होंगे माइनस नंबर ऑफ पोल्स हमें करना होता है। इंटीग्रल किस टाइप का है, जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है उसका इंटीग्रल आपको ऊपर मिलता है एन 1/2 पाई आयोटा, इस तरीके से उसमें मल्टीप्लाई होगा फंक्शन में, और जो फंक्शन है उसको हमने डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है, जो भी मतलब यहाँ पर वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डायरेक्टली जो उसका आंसर है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन माइनस पी। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का जो प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। 2 डेफिनेशंस हैं इनकी। तो अगर नंबर ऑफ पोल्स एंड ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस जो ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो हम क्या डेफिनेशन लगाएंगे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों डेफिनेशंस में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको। अभी आ जाते हैं अपनी उसी प्रीवियस थ्योरम पे। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट लगाया हुआ है, आप देखेंगे फॉर्मेशन सेम है, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल रहा है एंड सेम विद दिस। तो आप यहाँ पर हमने लगा दिया n1 माइनस p1, इसके लिए हमने n2 माइनस p2 ले लिया। हम सेम नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कि इनके नंबर ऑफ पोल्स या फिर जीरोस जो हैं वो सेम होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तो हम प्रूफ कर रहे हैं उसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो n1 एंड p1 है वो आपके नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स हैं किसके, एफ जेड प्लस जी जेड के। उसी तरीके से n2 और p2 जो आपके नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस हैं किसके, एफ जेड के। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर p1 एंड p2 आपस में जो है वो इक्वल है, क्योंकि एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड के पास कोई भी पोल्स नहीं है। पोल्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। पोल्स में क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट मिले जिसपे कहाँ पर मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा, जिस पे आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो ज़ीरो बन जाए या नॉट डिफाइंड बन जाए। ठीक है, तो अगर ये सेम चीज़ न्यूमरेटर में मिलती है तो उसको हम जीरोस बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर में ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जिसके लिए आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है तो उसको हम पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड में कोई भी पोल्स नहीं है, फंक्शंस आपके एनालिटिक हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपस में इक्वल है, मतलब कि जीरो के इक्वल है। जब जैसे आप वैल्यू पुट करोगे n1 इज इक्वल्स टू n2 आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस एफ जेड प्लस जी जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोज इन एफ जेड। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। हमारा जो थ्योरम है उसका यही रिजल्ट था कि जो भी जीरोज आपको एफ जेड के मिलेंगे वही जीरोज सेम एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी अगर किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।